सकते हो। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, संध्या चौहान। चलो मैं अब तेज से बोलूंगा। अब आ रही सभी को आवाज? क्या ये सब टॉपिक सब फोन में समझ सकते हो? हाँ डेफिनेटली, ऑडियो और फोन में समझ सकते हो आसानी से। लेकिन ऑडियो के लिए आपको वो चाहिए सर, मुझे जावा ये इधर उधर भटको नहीं। एक मैं ज्ञान की बात आपको बताऊं ना, आप जो सोचते हो ना उसमें से कोई एक चीज करने की कोशिश करो। पहले एक चीज करने की कोशिश करो और काफी स्टार्टिंग से करने की कोशिश करो। आप सोचोगे ना, आप ये आपको ही नहीं लगता, ये सभी को लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट, ये एक माइंडसेट होता है शॉर्टकट का, कि सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता चल जाए, सबसे बेस्ट माइक्रो कंट्रोलर पता चल जाए, सबसे बेस्ट पीएलसी पता चल जाए, हम उसी पे काम करें और एक ही बार में सक्सेस मिल जाए हमें। ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं, और एक स्क्रैच लेवल से जब स्टार्ट करोगे ना तो काफी आप स्टेबल होगे, आप काफी अच्छे से काम कर पाओगे वहां कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं तो नहीं तो आप ये सारी चीजों के बीच में ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्या चीज सीखें क्या ना सीखें, क्या ये सब परेशान हो जाओगे इसमें। आप सभी लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपके लिए ऑर्डिनो एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप है। मैंने आपको अगर ऑर्डिनो सेलेक्ट किया है, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा कोडिंग बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं आप वो सॉल्व नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ऑर्डिनो सेलेक्ट किया, और ऑर्डिनो को हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे ताकि आपको मैं उसको यूज करना सिखा सकूं। ठीक है। अब रही बात ये पाइथन और ये सब चीजों की, तो पहली चीज ये होती है कि आप एक रेस में पहले पार्टिसिपेट करो। रेस में पार्टिसिपेट करना और रेस को जीतने रेस रेस को पार्ट रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए दौड़ना और जीतने के लिए दौड़ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बार आप पार्टिसिपेट करते हो, पहली बार कोई रेसर नहीं बन जाता है ना। तो आप पहले पार्टिसिपेट आप कर रहे हो, तो आप अभी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, सब कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ आपके पास बहुत जो अभी आगे का टाइम है वो बहुत है, लेकिन तब जब आप उसको यूटिलाइज करते हो। अगर यूटिलाइज नहीं करते हो तो आगे वाला टाइम भी कम है। समझ गए? यूटिलाइज करोगे तो आज ही 7 डेज में जैसे ऑर्डिनो आपने सीख लिया, कुछ प्रोजेक्ट्स बेस्ड पे काम करो है। तो ठीक है, जैसे छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट पे पहले काम करो, तो स्मॉल प्रोजेक्ट क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है आपको। पहली बार में बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आ भी सकता है या जीरो भी हो सकता है। बन गया तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, नहीं बना तो कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, अगला बनाओगे नहीं। तो पहली बार में छोटा प्रोजेक्ट बनाओ जो आपसे बन जाए। समझ गए? तो ये मेरे कहने का एक तरीका है कि आप रेस में पहले आप पार्टिसिपेट करो। आज यहाँ से चलोगे तो कल धीरे धीरे आप दौड़ना सीखोगे, फिर आपको ये लगेगा कि हाँ अब मैं रेस में दौड़ना, मुझे रेस में जीतने के लिए दौड़ना चाहिए, है ना। चलिए सर, पढ़ाई शुरू करो सर जी, पढ़ाई शुरू करो सर जी। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। सर सबको एक साथ सीखना, यही तो प्रॉब्लम होती है, ये सबके अंदर होता है। मैंने ये जो एक्सपीरियंस है ना, मैं क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसे बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, और बहुत साल पहले से मिल रहा हूँ इतने लोगों से। ठीक है, लगभग 2014-15 से। तो तब से लेकर के अब तक समझ लो कि हम लोग, मुझे इतना पता है कि फर्स्ट टाइम जब कोई बिगिनर होता है, बिगिनर के सामने क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से कंफ्यूजन होते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई उसकी कंफ्यूजन से ही होती है। ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर। इस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैंने उन सभी को बोला हुआ है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वहां पर आपकी जानकारी के लिए बहुत सारे टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। आप रिकमेंड जो करोगे मैं उनको भी लेकर के आऊँगा। देखो, जो जिनको लगता है फायदा है वो जोड़ेंगे, मुझे पता है, और मैं उनके लिए वो हर काम करूंगा जो वो चाहते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि नहीं मुझे मशीन के टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, मैं मशीन या फिर मुझे ट्रांसफार्मर्स का टॉपिक पे मुझे कुछ चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊंगा। ठीक है। सर आप एसएमएस का रिप्लाई नहीं करते, देखो एसएमएस के रिप्लाई के लिए मैंने आपको बोला व्हाट्सएप कर दो, और व्हाट्सएप में रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई मैंने कुछ लोगों का किया था, कुछ बच्चे रह गए थे, शायद अगर उसमें आप हो तो आप वेट कर लो। हाँ ये रोज नहीं होता है, ये कल ऐसा हुआ है, कल के दिन ऐसा हुआ है। अच्छा क्लासरूम पे रिप्लाई, तो वहाँ क्लासरूम पे रिप्लाई मैंने बोला है कि वहाँ आप डिस्कशन ना करो, क्योंकि वहाँ रिप्लाई करना अभी मेरे लिए थोड़ा सा टफ है इस टाइम। ठीक है, इस सेशन के बाद मैं कोशिश करूंगा वहाँ पर रिप्लाई करूँ। अच्छा, जो लोग YouTube पे कनेक्ट होना करना चाहते हैं, तो मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वहीं मैं मिलूंगा। ठीक है, वहीं मैं मिलूंगा, तो मैं उसका लिंक बाद में शेयर कर दूंगा।
व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर लास्ट में मैं दे दूंगा। ओके, स्टार्ट करें यहाँ से। चलो, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम में डिस्कशन कर लिया था कि हमारे पास कुछ इनपुट आउटपुट्स होते हैं और उनके बीच में प्रोसेसर और मेमोरी होती है। प्रोसेसर मेमोरी में क्या होता है काम, कि प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है, मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डेटा होता है। मेमोरी में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस और डेटा। तो ये चीज आप यहाँ पर जब समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा एम्बेडेड सिस्टम क्या है, क्यों हम इंस्ट्रक्शंस क्यों डालते हैं और प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन का करता क्या है, और इनके प्रोसेसर और मेमोरी के साथ साथ में इनपुट आउटपुट क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन देने के बाद ये आपको पढ़ने के लिए बोला था। ये सारी चीजें डिस्कस भी किए थे, इसके ब्लॉक डायग्राम को भी हमने कल डिस्कस किया था। ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया प्रीवियस चीजों का। इतनी चीजें आपने समझ ली अच्छे से। अंकित, आपने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर बनाया था, वेरी गुड। तो जो लोग अभी नए हैं वो लोग हैंड सैनिटाइजर जरूर बनाए, अपने घर में लगाओ, सेंसर लगा करके, IR सेंसर लगा करके हैंड सैनिटाइजर लगाओ, बनाओ इसको। ठीक है, तो ये चीज कितने लोगों को समझ में आ गई थी, मुझे बताओ। सर आपकी स्क्रीन डुअल दिख रही है, आज ये जूम में कुछ प्रॉब्लम है कि डुअल स्क्रीन आपको दिख रही होगी। चलो, माइक मेरा देखो मेरे पास है, ये देखो माइक मेरे पास है ना प्रदीप, मेरे पास में ये माइक। चलो, ये चीज यहाँ तक सभी को क्लियर हो गई थी। छत्रपति साहू जी महाराज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर के नाम से 2 कॉलेज हैं, उसमें अम्बेडकर नगर कौन सा है? एक सिर्फ छत्रपति साहू जी महाराज अम्बेडकर नगर है, तो जो आपका कॉलेज है वो छत्रपति साहू जी महाराज अम्बेडकर नगर होगा। ठीक है, और खार अगर आपके कॉलेज में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड है तो आपका कॉलेज दूसरा होगा। कमेंट डिसेबल करिए, PDF ठीक नहीं शो कर रहा था। अच्छा, लो, कमेंट डिसेबल कर दूं, मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा इसलिए। चलो अब यहाँ पर आते हैं। डिस्कशन करने के बाद मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा पढ़ करके आना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम रोम के डिफरेंस के बीच में कुछ चर्चा कर ली जाए। ये इसमें किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम कुछ भी हो तो बताओ। सर फुल नेम शो नहीं हो रहा। आप जल्दी से बताओ, क्या इस में रैम और रोम में कोई प्रॉब्लम है? बचपन से मैं रैम रोम में डिफरेंस पढ़ा है, हाँ बिल्कुल, आज तो सब सब लोग जानते हैं अक्सर कर। तो इसमें रैम रोम में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रैम एक टाइप का ऐसी मेमोरी है जहाँ पर डेटा परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। रोम रोम में परमानेंटली स्टोर कर दिया। रैम टेम्पोररी होती है, रैम टेम्पोररी होती है। आपने क्लासरूम अगर ज्वाइन किया होगा तो दिखेगा PDF और नोट्स। अगर आपने क्लासरूम में ज्वाइन नहीं किया है तो मैं लास्ट में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ADC DAC, ADC क्या होते हैं? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, है ना। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर दरअसल माइक्रो कंट्रोलर को बाहर की दुनिया से इंटरफेस कराने के लिए यूज किए जाते हैं। बाहर की दुनिया है एनालॉग, यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज हर लेवल पे प्रेजेंट है ना, हर लेवल पे, कम है, ज्यादा है, और ज्यादा है, बहुत कम है, जीरो है, माइनस में भी है, हर तरह की क्वांटिटी है, हर तरह की क्वांटिटी में अवेलेबल है दुनिया भर में, हर एक चीज हर एक तरह की क्वांटिटी में अवेलेबल है। बट माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक क्वांटिटी है, दैट इज वोल्टेज, और वोल्टेज 2 फॉर्म में उसके लिए अवेलेबल है माइक्रो कंट्रोलर के लिए, 0 और 1, या तो वो हाई होगा या तो लो होगा, और माइक्रो कंट्रोलर कुछ भी किसी को भी नहीं जानता। तो इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है और जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये बाहर के एनालॉग वर्ड को माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस कराते हैं। इनपुट के केस में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज किया जाएगा, आउटपुट के केस में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज किया जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। करेक्ट। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में एक डिफरेंस मैंने बताया था कि ये छोटा सा डिफरेंस है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। माइक्रो कंट्रोलर एक कंप्लीट सिस्टम ऑन चिप है, कंप्लीट सिस्टम ऑन चिप है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, सारा सिस्टम एक बोर्ड पर होता है, एक चिप, सबकी अलग अलग चिप होती हैं। यही तो था बेसिक डिफरेंस। चलो इसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर मैंने बताए थे आपको, जैसे 8051 AVR PIC, ये सब मल्टीपल टाइप के माइक्रो कंट्रोलर। कोई आपसे पूछ दे चलो 4 माइक्रो कंट्रोलर के नाम बताओ, तो बता देना एटमेगा 16, एटमेगा 8, PIC 10, FXX सीरीज, 89C52, 89C51, है ना। तो ये सब सीरीज हैं। तो इसके अलावा प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन मैंने कल बताया था, हाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स इन माइक्रो कंट्रोलर, उसके अंदर पहुंचता कैसे है।
हमारे पास एक प्रोग्राम होता है सी या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ, कंपाइलर उसको लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो होता तो कंप्यूटर के अंदर है। माइक्रो कंट्रोलर में ले जाने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होती है, स्पेशल डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम लोडर। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम लोडर, या फिर प्रोग्रामर भी बोलते हैं। इसका काम है जो कंप्यूटर में प्रोग्राम है उसको उठा करके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डाल देना। ये प्रोग्राम नहीं बनाता है, प्रोग्राम को डालने का काम करता है। ठीक है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर जब प्रोग्राम हो जाता है तो अपने हिसाब से काम करने लगता है, जैसा आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है। इसके बाद मैंने बताया था कंपाइलर और असेंबलर में क्या डिफरेंस होता है। कंपाइलर और असेंबलर, असेंबलर जो होता है ये असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? क्या आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के बारे में कुछ सुना हुआ है? बताओ जल्दी से। क्या आपने असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में, हाँ, जैसे सब ऐड ये सब क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है ना। हाँ, तो असेंबली लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मैं, एक मिनट, मैं आपको असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम दिखाता हूँ। आप असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम देखोगे ना। वेट ए मिनट, मैं आपको असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम दिखाता हूँ, कैसे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है। ये देखो, आप देख रहे हो, ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है। यहाँ पर आप अगर इसको अ, मैं इसको नई इमेज में, नेक्स्ट इमेज में दिखाता हूँ। ओपन इन न्यू टैब। ये देखो, आप देख पा रहे हो। तो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम भी पढ़ने में थोड़ा सा टफ होता है। आप इसको देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है। ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं ये बेसिकली किसी भी कंट्रोलर की अपनी इंस्ट्रक्शन सेट होती हैं। सभी कंट्रोलर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सभी की प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है। लेकिन यही प्रोग्राम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, तो जैसे सी प्रोग्राम, तो जो सी प्रोग्राम होता है वो काफ़ी मिलता जुलता है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से। इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फंक्शन, मेथड, हेलो, प्रिंटफ, ये सब जो वर्ड से हेलो वर्ड, इंक्लूड, इन सब का मतलब कुछ ना कुछ होता है ना आपके लिए। तो कुछ हद तक आप समझ सकते हो, अपनी लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हो। लेकिन असेंबली में काफ़ी टफ होता है, जैसे लिखा है ADDR L, ADDR H, ये सब बहुत टफ होता है थोड़ा सा। तो इस प्रोग्रामिंग में बहुत पहले काम हुआ करता था, लगभग आज से 30-40 साल पहले। आज प्रोग्रामिंग बहुत अपडेट हो चुकी है, तो लोग हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है। ये समझ लो, आजकल जो हाई लेवल, हाई जो एंड एप्लीकेशंस हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हैं, उन टेक्नोलॉजी से जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाकर काम नहीं करते हैं। जो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे काम करते हैं ना, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो बहुत कम टाइम में अगर आगे बढ़ना है, तो लोग आजकल असेंबली लैंग्वेज को बहुत थोड़ा सा समझते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, सीधे हाई लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि आज ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। समझ गए? ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनकी वजह से हमें कोई खास कोई खास हमें असेंबली लैंग्वेज की जरूरत नहीं भी पड़ती है। ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो असेंबली के बारे में आइडिया जरूर होना चाहिए आप सभी को। चलो, असेंबली लैंग्वेज मैंने दिखाया किस कैसी होती है। तो वो काफी लो लेवल की लैंग्वेज होती है, लेकिन इसीलिए उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो असेंबलर क्या होता है? उसी टाइप का प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। मैंने असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल दिखाया ना, पूजा, वही था। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैंने बताया था, ये दोनों काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो वन बाय वन लाइन करके कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है डिबगिंग टूल्स की। डिबगिंग बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है, बग का मतलब होता है कीड़ा।
बग का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कोड में प्रॉब्लम है, एरर है, तो एरर को हम बग बोलते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर का मतलब है कि आप जब प्रोग्राम को इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हो कि पहली लाइन को कन्वर्ट किया, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट किया, फिर तीसरी लाइन को कन्वर्ट किया, चौथी लाइन को कन्वर्ट किया, मल्टीपल लाइंस को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट जब किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको इंटरप्रेशन बोलते हैं। और ये इंटरप्रेटर ऑपरेशन, ये ऑपरेशन इंटरप्रेटर करता है। अब यहाँ पर डिबगिंग टूल्स की अगर हम बात करें, तो डिबगिंग टूल्स, डिबगिंग इज ए मेथोडिकल प्रोसेस टू फाइंड आउट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ बग्स इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर्स होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिबगर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर भी हो सकता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है, लेकिन आज सभी लोग कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एक आज से 30-40 साल पहले यूज किया जाता था, अब यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब डिबगिंग इज डिफिकल्ट व्हेन सब सिस्टम आर टाइटली कपल्ड बिकॉज द स्मॉल चेंज इन सब सिस्टम कैन क्रिएट बग्स इन अनदर। अब ये जो डिबगिंग प्रोसीजर है, आप तब आसानी से कर सकते हो जब सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। एक सिंगल सिस्टम है, उसमें करना है आपको। जब अगर सारी चीज़ें कंबाइन करके बना दिया गया है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है वहाँ पर डिबग करना। लेकिन आजकल जब सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कंप्यूटर प्रोग्राम बेस्ड जो डिबगिंग टूल्स होते हैं, वो आपको एक आईडीई में इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब पूरा एक कंप्लीट आईडीई होता है। आपको हमेशा सिर्फ कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको डिबगर की जरूरत भी पड़ती है। सबसे पहले डिबग किया जाता है, कोड को डिबग किया जाता है, एरर्स को चेक किया जाता है। अगर एरर्स नहीं है तो फिर उसको आगे कंपाइल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक कोड में आधे में एरर है, आपने कंपाइल किया तो आधा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, आधा नहीं कन्वर्ट हुआ, नहीं। पूरे में जब तक एरर्स आप फाइंड आउट नहीं कर लोगे, एरर्स आप सॉर्ट आउट नहीं कर लोगे, तब तक वो आप आगे कंपाइल नहीं कर सकते, आगे बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ गए? दिस इज कॉल्ड डिबगिंग, एरर्स को दूर कर देना। तो हम लोग यहाँ पर जब काम करते हैं तो हमें अक्सर कर दो तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं, या तो हम हार्डवेयर पर डायरेक्टली काम करें या तो हम सॉफ्टवेयर पर काम करें। तो जो लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो लोग अगर ऑर्डिनो बोर्ड अगर उनके पास है, तो ऑर्डिनो बोर्ड को मोबाइल फ़ोन से डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कंप्यूटर्स हैं, तो वो लोग ऑर्डिनो ना भी परचेज अगर करें तो भी उनका काम हो जाएगा। तो इसके लिए वो सिमुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिमुलेटर यूज़ किए जाते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर और डाउनलोड लिंक, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? गूगल क्लासरूम में। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इनको यूज़ करते हैं। सिमुलेटर्स के केस में ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे सिमुलेटर्स क्या करते हैं, अगर आप सिमुलेटर यूज करते हो तो कोड इट टेस्टेड फॉर माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम बाय सिमुलेटिंग इज ऑन द होस्ट कंप्यूटर। एक कंप्यूटर पे सिमुलेट कर देना, एक कंप्यूटर पे वेरीफाई कर लेना कि आपका प्रोग्राम एकदम सही है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर स्टार्टर किट क्या होती है? जैसे ऑर्डिनो बोर्ड। ऑर्डिनो बोर्ड के केस में क्या होता है कि आपको ये प्रोग्राम रियल हार्डवेयर में डालना पड़ता है और फिर वहां पर जाके चेक करना पड़ता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। समझ गए? अब यहाँ सवाल होता है कि क्राइटेरिया फॉर चूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। तो ये जनरल नॉलेज की चीज है कि अगर आप कोई माइक्रो कंट्रोलर चूज करते हो तो उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज सुटेबल माइक्रो कंट्रोलर फॉर सिस्टम। व्हाइल चूजिंग माइक्रो कंट्रोलर मेक श्योर इट मीट्स द टास्क एट हैंड एंड दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। आप जब कोई भी प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बनाते हो और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है अगर, तो आपको ये समझना पड़ता है कि कितने इनपुट आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट है। कितने इनपुट आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उतने ही इनपुट आउटपुट होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। बहुत ज्यादा होंगे तो काम तो हो जाएगा, लेकिन उस केस में आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट कम करने के लिए अगर आपको मान लीजिए 30 इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो आप 40 इनपुट आउटपुट का माइक्रो कंट्रोलर ले सकते हो, 32 इनपुट आउटपुट का माइक्रो कंट्रोलर ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैचिंग है ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज मेमोरी। अगर जैसे मेमोरी की हम बात करें, देखो यहाँ पर 1 by 1 करके सब लिखा हुआ है। मेमोरी की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा प्रोग्राम है तो प्रोग्राम उसकी मेमोरी में आ भी पाएगा कि नहीं। जैसे हम अगर ऑर्डिनो यूएनओ की बात करें तो उसके उसमें एक प्रोग्राम 32 किलोबाइट का आप डाल सकते हो। 32 किलोबाइट से ज्यादा के प्रोग्राम नहीं पड़ेगा। इवन 32 किलोबाइट आप पूरा भी यूज नहीं कर सकते। आप उसमें लगभग 28 किलोबाइट तक का प्रोग्राम डाल सकते हो, 25 किलोबाइट तक का प्रोग्राम डाल सकते हो। उसके अलावा उसमें कुछ रिजर्व
बूट लोडर सेक्शन होता है जिसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसी टाइप का समझ लो, या BIOS होता है, BIOS टाइप का समझ लो। और क्या होता है, स्पीड। अब स्पीड जो आपको चाहिए वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए कि आपका अगर एप्लीकेशन 1 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है तो 1 मेगाहर्ट्ज की जगह आप 1 गीगाहर्ट्ज का एप्लीकेशन वहाँ पर लगा दो, तो कोई ज़रूरत नहीं ना वहाँ पर। तो आपको जितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पीड चेक करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी, जिससे आपकी कॉस्ट बचे। पैकेजिंग, पैकेजिंग में माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं वो सिस्टम ऑन चिप, क्या बोलते हैं, ऑन बोर्ड चिप भी आते हैं, जैसे आपने इंटेल का CPU देखा होगा, तो वो क्या होता है कि एक चिप ऊपर ही सोल्डर कर दी जाती है, तो वो डुअल इनलाइन पैकेज के फॉर्म में भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने कभी 555 टाइमर देखा होगा, तो 555 टाइमर के शेप में भी IC आती है, लेकिन अगर आपने प्रोसेसर देखा होगा तो प्रोसेसर के शेप में भी ये पैकेज आते हैं। तो किस पैकेजिंग में आपको चाहिए, अगर आपका स्मॉल बहुत छोटा सा सर्किट है तो छोटे सर्किट के केस में आपको QFP पैकेज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, DIP के केस में हम लोग IC यूज करते हैं जिसमें डुअल इनलाइन दो साइड में उसकी लेग्स निकली रहती हैं। तो ये आपको आपके सर्किट के स्पेस और असेंबली को डिसाइड करता है कि वो कितना बड़ा होने वाला है सर्किट। पावर कंजप्शन, आपने सिस्टम लगाया, पता चला कि बैटरी बहुत ज़्यादा ले रहा है, बैटरी आज लगाई, आधे घंटे के अंदर बैटरी खत्म। तो ये पावर कंजप्शन भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। मेमोरी अमाउंट ऑफ रैम मैंने बताया, काउंट्स ऑफ इनपुट आउटपुट एंड टाइमर्स ये मैंने आपको बताया, कॉस्ट पर यूनिट। अब सोचो ऊपर की सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रही हैं, 5-10 माइक्रो कंट्रोलर हैं जिनकी सारी रिक्वायरमेंट, जो ऊपर की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, अब उन 5-10 माइक्रो कंट्रोलर में कौन सबसे सस्ता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, तब आप इसको डिसाइड करोगे, तब आप इसको यूज करोगे। अगर अब जैसे मान लो 10 माइक्रो कंट्रोलर आपने चूज कर लिए, अब जो सबसे महंगा होगा उसकी गारंटी वारंटी ज्यादा होगी, तो आप अपने सिस्टम की वारंटी ले रहे हो, गारंटी ले रहे हो, इस बेसिस पे आप उसमें चूज करोगे कितना महंगा आपको बेनिफिशियल रहेगा, कितना महंगा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर को चूज करने का। जैसे आप ऑर्डिनो को चूज कर रहे हो तो ऑर्डिनो यूएनओ ही क्यों चूज कर रहे हो, मेगा क्यों नहीं यूज कर रहे हो, तो इसका जवाब ये है। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे बताएं। लाइन बाय लाइन एरर कौन फाइंड करता है, इंटरप्रेटर करता है। सर इसका PDF सेंड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सर क्लास बार बार कट जा रहा है तो दोबारा ज्वाइन कर लो। सर PDF हिंदी में भेज दीजिए, हिंदी में नहीं है वो इंग्लिश में ही है, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी तो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कि उसको इंग्लिश हिंदी में लिखोगे। माइक्रो कंट्रोलर्स और ऑर्डिनो दोनों में क्या है, माइक्रो कंट्रोलर एक चिप होती है जो ऑर्डिनो बोर्ड पर लगी रहती है। ऑर्डिनो एक बोर्ड है, ठीक है, उस पर एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लगाई जाती है। सर माइक्रो कंट्रोलर क्या है, मैंने इसको पीछे डिस्कस किया था। सर PL1 एंड पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, हाँ वो हाई लेवल लैंग्वेज हैं। वंस अगेन रिपीट सर प्लीज, आप इसके लिए रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें अभी आज का टॉपिक तो शुरू होना बाकी ही है। रिकॉर्डिंग देखो, फिर उसमें जब समझना है तो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप उनमें बात करोगे तो मैं वहाँ से आपको चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। आज हमें ऑर्डिनो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, और ऑर्डिनो के लिए बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी थे। सर ऑर्डिनो दिखाइए, ऑर्डिनो दिखाइए। सर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर कल का PDF नहीं मिला क्योंकि आप उसमें ग्रुप में नहीं होंगे, गूगल क्लासरूम में। ठीक है, चलो, कल की अटेंडेंस नहीं लगी हमारी, अरे अटेंडेंस तो जरूर लगाया करो आप लोग। अटेंडेंस को, अटेंडेंस का जो लिंक होता है वो कॉपी कर लिया करो सभी लोग, ओके। हाँ चलो, अब ऑर्डिनो बताते हैं। ऑर्डिनो क्या है, ऑर्डिनो है क्या, मैं इसको बताता हूँ। गूगल क्लासरूम का और अटेंडेंस का लिंक मैं बाद में शेयर करूंगा। चलो, सबसे पहले ऑर्डिनो की बात करते हैं। व्हाट इज ऑर्डिनो? ऑर्डिनो इज एन ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। सिर्फ ऑर्डिनो, ऑर्डिनो एक प्लेटफॉर्म है। ऑर्डिनो कोई बोर्ड या माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। ऑर्डिनो यूएनओ एक बोर्ड है। ये जैसे ऑर्डिनो इतना बड़ा बोर्ड होता है ना, इतने बड़े बोर्ड के अंदर बीच में आप देखिए ये एक छोटा सा जो माइक्रो कंट्रोलर दिख रहा है, दिस इज एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये वो माइक्रो कंट्रोलर है जिसका आप यूज करते हो इस बोर्ड में प्रोग्राम डालने के लिए, इस बोर्ड के फंक्शंस को करने के लिए।
ठीक है। तो Arduino is an open source electronics platform based on easy to use hardware and software used in fast prototyping and college projects. आप जब भी किसी नए प्रोडक्ट को डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है ना, तो उसकी प्रोटोटाइप में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है Arduino। किसी भी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोडक्ट को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट का बनना जरूरी है और उस कॉन्सेप्ट का टेस्ट होना भी जरूरी है। तो ये सब करने के लिए हम लोग Arduino यूज करते हैं। और Arduino अक्सर रिसर्च और कॉलेज प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपके लिए तो सबसे बेहतरीन हुआ। अब अगर मैं बात करूं अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ और इसके बारे में। Arduino बोर्ड्स आर बेसिकली टूल फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने वाले होते हैं। दे आर एबल टू रीड इनपुट्स विद देयर ऑन बोर्ड कंट्रोलर। क्या लिखा है? Arduino Arduino are able to read inputs with their onboard microcontroller। अब onboard microcontroller का मतलब क्या हुआ? इस बोर्ड पे भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। ये दिख रहा है ना? ये मैंने बताया था कि हर एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामर की जरूरत होती है। तो वो प्रोग्रामर आईसी यहाँ पर लगी हुई है। ये CS340 एक आईसी है जो इस ऑर्डिनो के इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पर ये पावर सप्लाई की आईसी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? पावर सप्लाई की आईसी। ठीक है, ये रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये पावर सप्लाई के साथ में यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, दिस इज व्हाट, प्रोग्राम लोडर या फिर प्रोग्रामर। ठीक है। और ये है माइक्रो कंट्रोलर जो आपके प्रोग्राम को स्टोर करता है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। समझ गए? ऑर्डिनो और ऑर्डिनो बोर्ड में क्या फर्क है? सर बूफर लगवा दो फिर जिनकी आवाज कम आ रही है। अच्छा सर, फोर्ट्रॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन, यस। सर दिख नहीं रहा है आपको, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, उसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, क्या जाता है कनेक्ट होने में। मोहम्मद जीशान कह रहे बूफर लगवा दो सर। तो ओके, तो समझ में आ गया ऑर्डिनो क्या है। ऑर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है। योगेश मिश्रा, आपका ही मैसेज आ रहा है, आपने हेलो बोला है। हेलो हेलो योगेश विश्वकर्मा। चलो अब यहाँ आता हूँ। मैंने जो ऑर्डिनो आपको बताया, ऑर्डिनो और माइक्रो कंट्रोलर में क्या फर्क है, ये चीज सभी को समझ में आ गई? बताओ चैट बॉक्स में, बताओ जल्दी से। प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर है, अरे ये क्या है ये बताओ, जो दिख रहा है वो हार्डवेयर है ना? हाँ वो ट्यूब जैसा है, वो ट्यूब जैसा नहीं, वो आईसी है, आईसी। टेल मी समथिंग अगेन। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये बेसिकली जब ऑर्डिनो कंप्यूटर से जो डेटा आता है वो इसका आईसी का काम है, इस डेटा को इसके अंदर डाल देना। ठीक है। सर क्या माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्रामर होता है? नहीं। सब इसका आंसर ये है, प्रोग्रामर एक माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है लेकिन सारे माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामर नहीं होते हैं। ओके। एमबीयू कहाँ है? ऑर्डिनो और ऑर्डिनो बोर्ड में क्या डिफरेंस मैंने बताया ना। ऑर्डिनो एक प्लेटफॉर्म है और ऑर्डिनो बोर्ड क्या है? ये इस बोर्ड पर माइक्रो कंट्रोलर, प्रोग्राम लोडर, पावर सप्लाई, इनपुट आउटपुट, ये सब एक सिंगल बोर्ड पर होते हैं। ठीक है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनो एंड पीसीवी? पीसीवी नहीं होता है, पीसीबी होता है। सर ये कौन सी आईसी है? एटमेगा 328P। चलो लैपटॉप पर कब सिखाएंगे, मैं लैपटॉप पे ही अभी सिखाता हूँ, बताता हूँ। चलो मैं इसको और थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इस ऑर्डिनो में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसमें सेंसर जोड़ सकते हैं। अब जब ये बताओ भाई, इसमें सेंसर जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? ये जो पिंस आपको दिख रही है ना, इन पिंस का यूज करके इसमें सेंसर, मोटर, ये सब जोड़ी जाती हैं। समझ गए? अब विद ऑर्डिनो मेकर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैन, मेकर्स मतलब जो इंजीनियर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिशियंस कैन इजिली प्रोटोटाइप दियर प्रोडक्ट्स, आसानी से अपने प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप बना सकते हैं। एंड मेक दियर आइडियाज कम टू लाइफ, एक रियल आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके।
तो ऑर्डिनो के बेनिफिट्स क्या क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्डिनो? ऑर्डिनो सस्ता है. व्हेनेवर यू बाइंग समथिंग यू विल ऑलवेज लुक एट कॉस्ट फर्स्ट. अब जब कोई आप खरीदते हो, कोई माइक्रो कंट्रोलर आप खरीदते हो, तो किसी माइक्रो कंट्रोलर पर डायरेक्ट काम करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक माइक्रो कंट्रोलर को आप कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होता है. तो ये सारी पॉसिबिलिटी ऑर्डिनो में नहीं होती. ऑर्डिनो को आप डायरेक्ट उसको प्रोग्राम कर सकते हो. इजी टू यूज. अब ये सस्ता भी है, 300-400 में मिल जाता है आपको, है ना. इजी टू यूज एंड परफेक्ट फॉर बिगिनर्स. आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हो और आपके लिए बहुत आसान है. इसमें जो सिंप्लीफाइड जो सी प्लस प्लस है, उस लैंग्वेज को यूज करते हैं. इन एडिशन द ऑर्डिनो कम्युनिटी इज वेरी बिग. कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब जो यूज करने वाले लोग हैं. सवाल कम्युनिटी का ये होता है, मतलब कम्युनिटी होने का फायदा ये होता है कि जब आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करो जिसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप इंटरनेट पे कोई क्वेश्चन टाइप करो, आंसर मिल जाएगा. लेकिन आप ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करो जिसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है या है ही नहीं, आप क्वेश्चन इंटरनेट पे टाइप करते रहो, कुछ नहीं गूगल बताने वाला. गूगल को कुछ नहीं आता, गूगल दूसरे से पूछ के आपको बताता है. समझ गए? तो ये फैक्ट होता है कम्युनिटी का. तो कम्युनिटी से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है आपको. क्रॉस प्लेटफॉर्म. अब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑर्डिनो को यूज कर सकते हो. लाइनक्स पे यूज करो, मैक पे यूज करो, विंडोज पे यूज करो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड पर यूज कर लो, अपने फोन में यूज कर लो आप. वाइड वेराइटी. ऑर्डिनो इज मैनी वेरिएशंस. ऑर्डिनो हैज मैनी वेरिएशंस. जो आप चाहो वो यूज कर लो. छोटा चाहिए ऑर्डिनो, नैनो ले लो. बड़ा चाहिए यूएनओ ले लो. और बड़ा चाहिए ऑर्डिनो मेगा भी आता है. तो बहुत तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड बोर्ड्स इसमें अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हो. कुछ यहाँ पर कंपैरिजन यहाँ पर है, जैसे ऑर्डिनो यूएनओ R3. ये 5 वोल्ट पे काम करता है, 16 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है. डिजिटल इनपुट आउटपुट कितने हैं? 14. एनालॉग इनपुट आउटपुट इनपुट कितने हैं? 6. पीडब्ल्यूएम कितने हैं? 6. यूआरटी कितना है? 1. तो यहाँ पर जो ऑर्डिनो है वो लगभग 400 में मिल जाएगा. ये इसकी कॉस्ट कितनी है? इसमें प्रोग्रामिंग इंटरफेस किसका है? प्रोग्राम कैसे लोड करते हो? इसके लिए भी एक माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है, एटमेगा 16U. समझ गए? ये एक अलग माइक्रो कंट्रोलर है जो इसको प्रोग्राम करने के लिए यूज किया जाता है. मैं ऑर्डिनो यूनो R3 की बात कर रहा हूँ. एक होता है ऑर्डिनो यूनो R3 SMD, जो मैंने अभी आपको इधर दिखाया था. दैट वाज ऑर्डिनो यूनो R3 SMD. SMD मतलब सरफेस माउंट डिवाइसेस. तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये भी 16 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है. 14 इनपुट आउटपुट इसके पास भी है. 6 एनालॉग हैं. और ये भी लगभग ये सस्ता मिल जाता है, 350 में मिल जाता है. ऑर्डिनो मेगा. ऑर्डिनो मेगा में क्या होता है? 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट हैं. अब सोचो, 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट का मतलब खूब सारे डिवाइसेस आप इससे कनेक्ट कर सकते हो. लेकिन खूब सारे डिवाइस कनेक्ट से करने से पहले आपको एक डिवाइस कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा ना. तो इसीलिए बिगिनर के तौर पर ऑर्डिनो यूएनओ सबसे बेटर है. लेकिन आप बड़े काम करना चाहते हो तो इससे मेगा से कर सकते हो. ऑर्डिनो मेगा का यूज करके आप 3D प्रिंटर बना सकते हो. चाहते हो 3D प्रिंटर बनाना तो ऑर्डिनो मेगा यूज करना पड़ेगा. पीडब्ल्यूएम कितने हैं? 14 पीडब्ल्यूएम हैं. मेगा प्रो. अब मेगा प्रो क्या है? ये जैसे ऑर्डिनो एसएमडी है, यूएनओ R3 और एसएमडी है, वैसे ये भी एसएमडी है. यहाँ पर मेगा प्रो में 3.3 वोल्ट पे काम करता है, 8 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा. ठीक है. अच्छा, जिसकी फ्रीक्वेंसी है ना 16 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी पावर कंजप्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है. फ्रीक्वेंसी कम है तो पावर कंजप्शन थोड़ा सा कम होगा. ठीक है. तो अब मैं आपको ऑर्डिनो बोर्ड्स के कुछ फीचर्स बताता हूँ, कुछ टर्म्स हैं जो बताता हूँ. जैसे माइक्रो कंट्रोलर. किसी भी ऑर्डिनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जा रहा है ये भी समझना जरूरी है. हम लोग जिस माइक्रो कंट्रोलर यूज कर जिस ऑर्डिनो बोर्ड को यूज कर रहे हैं, उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है दैट इज एटमेगा 328P. इनपुट वोल्टेज कितना है? सिस्टम वोल्टेज कितना है? सिस्टम वोल्टेज मतलब कितने वोल्टेज पे वो ऑपरेट करेगा. इनपुट वोल्टेज का मतलब होता है कि कितना वोल्टेज उसको इनपुट डेटा चाहिए. इनपुट डेटा चाहिए, उसका वोल्टेज, लॉजिकल वोल्टेज कितना होना चाहिए, है ना. तो क्लॉक स्पीड क्या है? किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की क्लॉक स्पीड उसके एफिशिएंसी को बताती है, कितना फास्ट ये काम करेगा. डिजिटल इनपुट आउटपुट कितने हैं? एनालॉग इनपुट आउटपुट कितने हैं? इन्हीं बेसिस पे आप ये सेलेक्ट करते हो कि कौन सा आप यूज करने वाले हो. पीडब्ल्यूएम, यूआरटी, फ्लैश, स्पेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस.
तो ये आप पढ़ इसको सकते हो, इसको आपको मैं आपको आगे जब यूज कराऊंगा तो उसमें देखोगे आप कैसे यूआरटी कैसे यूज करते हैं, पीडब्ल्यूएम कैसे यूज करते हैं ना, तो ये आप जब यूज करोगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये पिंस आपको मैं एक बार बोर्ड पर दिखा देता हूँ। देखो ये एक ऑर्डिनो कौन सा है, ये ऑर्डिनो यूनो R3 है और 3 SMD नहीं है। पीडब्ल्यूएम का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। एक ऑर्डिनो से कई काम किए जा सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही काम करेगा, समझ गए? क्योंकि ऑर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर एक बार में एक ही काम करता है। यूएसबी प्लग, यूएसबी प्लग का मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। एक्सटर्नल पावर सप्लाई एडेप्टर लगा दो उसको, ठीक है। अब इसमें देखो आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। पीडब्ल्यूएम का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यूएआरटी एक सीरियल इंटरफेस प्रोटोकॉल है, सीरियल डेटा ट्रांसफर करने के लिए। उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। डिजिटल ग्राउंड क्या है? डिजिटल ग्राउंड मतलब ये जो पिंस हैं इन सभी का कॉमन वोल्टेज इन सभी का कॉमन जो 0 वोल्ट है। ओके। RxTS का मतलब है ट्रांसमिट और रिसीव। इन पर जब हम लोग काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ऑर्डिनो में रेफरेंस पिन क्या है? एनालॉग रेफरेंस पिन। जब एनालॉग डेटा रीड करते हो तो मैक्सिमम जो वोल्टेज है जो आप रीड करने वाले हो उसको एनालॉग रेफरेंस पिन से जोड़ दिया जाता है। ऑर्डिनो हैक किया जा सकता है? नहीं। ऑर्डिनो में क्या हैक करोगे? डेटा रीड ही नहीं कर पाओगे। ऑर्डिनो में माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा होता, नहीं। इसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर दिख रहा है ना, इसी के अंदर मेमोरी भी है, इसी के अंदर प्रोसेसर भी है, इसी के पास अपने खुद के GPIO भी हैं, सब कुछ इसके पास है। ऑर्डिनो में माइक्रो कंट्रोलर होता है। सर आपने अभी पिया क्या है? मैंने चाय पी है। मैं हैक कर सकता हूँ ऑर्डिनो को? अच्छा, चलो मैं आपको ऑर्डिनो प्रोग्राम करके दे दूंगा, उसको हैक करके दिखाना, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑर्डिनो बोर्ड के जो हम लोग ऑर्डिनो बोर्ड यूज करने वाले हैं उसके फीचर्स की बात करें तो इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो है एटमेगा 328P। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है जो इसमें यूज किया जाएगा। कोई भी ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, कितने वोल्टेज पे वो काम करेगा? 5 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज जो उसको देना है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो आप दे सकते हो दैट इज 7 to 12 वोल्ट, 7 से 12 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 20 वोल्ट तक दे सकते हो। इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग क्या होती है? इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग का मतलब आप जब किसी प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लोड करते हो तो उसको ISP पिन के थ्रू लोड किया जा सकता है। ISP पिन का मतलब इन सर्किट प्रोग्रामिंग, ठीक है, या इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। इन सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक प्रोग्राम, एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके आप उसको प्रोग्राम कर दो। विच ऑर्डिनो विल बी यूज टू मेक चेस इंजन और चेस AI? हिमांशु शर्मा। अटेंडेंस कब होगी? यहाँ पर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है आपको समझ लीजिए। डिजिटल इनपुट आउटपुट कितने हैं? 14। 14 में से 6 कौन से हैं? PWM है, याद रखिएगा 6 पिन से PWM आ सकता है। PWM कितने हैं? 6। एनालॉग इनपुट कितने हैं? 6। DC एनालॉग इनपुट है, आउटपुट नहीं है यहाँ पर, याद रखिएगा। DC करंट पर इनपुट आउटपुट पर पिन कितनी है? 20 मिली एम्पियर। अगर आप 3.3 वोल्ट पे बात करो तो वहां 50 मिली एम्पियर की करंट अवेलेबल है। कौन सी 3.3 वोल्ट की पिन? ये देखिए 3.3 वोल्ट की पिन है ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्लैश मेमोरी कितनी है? तो फ्लैश मेमोरी इसके पास 32 KB है, 32 KB। इसमें कितना है? 0.5 KB यूज बाय बूट लोडर, जो आप यूज नहीं कर सकते। 0.5 KB, समझ गए? ये ऑर्डिनो की बात कर रहा हूं मैं। EEPROM जिसमें आप परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हो, 1 KB है। कितना है? 1 KB। SRAM, ये रैम है जो उसके लिए यूज की जाएगी, तो रैम इसी के अंदर है। ये कितनी है? 2 KB। क्लॉक स्पीड कितनी है? 16 MHz पे मैक्सिमम काम कर सकता है, मैक्सिमम 16 MHz। ओके। अब ऑर्डिनो पे काम कैसे करते हैं ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्डिनो पे काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
सबसे पहले आपको ऑर्डिनो का एक आईडीई चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ऑर्डिनो का आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस इसका नाम है ऑर्डिनो आईडीई। तो ये ऑर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम ऑर्डिनो ऑफिशियल पेज www.ordinodotcc/en/main/software। इस लिंक पर आप जब जाओगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कैसे आपको क्या डाउनलोड करना है। एक ऑर्डिनो की कॉस्ट लगभग 250 से लेकर के 400 के बीच में आपको किसी भी रेट में ऑर्डिनो मिल सकता है। एनालॉग इनपुट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एनालॉग वोल्टेज को ऑर्डिनो के थ्रू रीड करना चाहते हो, ऑर्डिनो को हेल्प के लिए डिवाइस को कनेक्ट करके रूट कर सकते हैं। सर, ऑर्डिनो की हेल्प से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करके वो रूट कर सकते हैं। देखो, ऑर्डिनो जो अभी है आपको जो यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट्स को प्रोग्राम करने के लिए, इनपुट आउटपुट्स को प्रोग्रामेबल बनाने के लिए यूज करना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि आप इसको डाउनलोड कैसे करते हो। तो सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर लीजिए। आपको ऑर्डिनो आईडीई ऐसे सर्च करना है, ऑर्डिनो आईडीई। तो ऑर्डिनो आईडीई के लिए ऑर्डिनो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जाना है ऑर्डिनो की वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट यहाँ है। और इसके डाउनलोड सॉफ्टवेयर वाले जो पेज पे जब जाओगे, सॉफ्टवेयर वाले पेज पे डाउनलोड करने के लिए आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, आप लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर रहे होगे तो ऐसे केस में जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। कौन सी फाइल? जिप फाइल। अगर लाइनक्स यूज कर रहे हो 32 बिट 64 बिट ARM, तो जो भी यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज कर लीजिए यहाँ से। लेकिन अगर आप विंडोज पे काम करते हो तो इसमें जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करिए। बोल रहा है कि कुछ पैसे दे दो, मैंने बोला कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं इसको जस्ट डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये रोबोट के अंदर ये सब प्रोग्राम्स होते हैं। अब अगर ऑर्डिनो के फोन की बात की जाए तो ऑर्डिनो एपीके भी अवेलेबल है। ऑर्डिनो आईडीई एपीके सर्च करना, एपीके। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑर्डिनो ड्रॉइड। क्या मिलेगा? ऑर्डिनो ड्रॉइड। तो जो लोग फोन में काम करना चाहते हैं, फोन में आपको क्या करना है, यूएसबी टू ओटीजी का यूज करके, ओटीजी का यूज करके ऑर्डिनो को आप डायरेक्टली अपने फोन से भी प्रोग्राम कर सकते हो। उसके लिए ऑर्डिनो ड्रॉइड ये एप्लीकेशन है, इसका यूज करके ऑर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हो। ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल को प्रोग्राम कर सकते हो, ESP32 को प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो इनकी प्रोग्रामिंग आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं शो इन फोल्डर करता हूँ और यहाँ पर मैंने ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है। आपके पास WinRAR होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? WinRAR, WINRAR। तो ये WinRAR का होना जरूरी है। आप इसका यूज करके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि आप राइट क्लिक करिए यहाँ पर और यहाँ पर डालिए एक्सट्रैक्ट टू क्रैक या फिर एक्सट्रैक्ट हेयर कर दीजिए। तो ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो प्लीज फॉर वेट फॉर 1 मिनट। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, सॉरी, जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इसकी फाइल को आप किसी भी जगह पर्टिकुलर अपने ड्राइव में सेव कर लो। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रख लिया है। कहाँ रखा मैंने? डेस्कटॉप पे। तो अगर आप WinRAR कहाँ से डाउनलोड करें, गूगल पे सर्च करना WinRAR डाउनलोड और वहां पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ मैं आपको सिस्टम पे सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, कुछ करा करा है थोड़ा ना, मैंने पीपीटी क्लोज कर दी ना इसलिए। तो यहाँ जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ देखिए ये ऑर्डिनो एक एप्लीकेशन के नाम से ऑर्डिनो दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? ऑर्डिनो एप्लीकेशन के नाम से। बस, नो इंस्टॉलेशन नीडेड। इस तरह से आप जब जब फाइल डाउनलोड करते हो तो किसी भी तरह के इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये सबसे बेटर है। तो आप सभी लोग यहां से डायरेक्ट ऑर्डिनो को ओपन कर सकते हो। ये देखो मैंने ओपन कर लिया। यहां पर अलाउ एक्सेस कर दो। ये लो, ओपन हो गया।
तो सबसे सिंपल तरीका है ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग शुरू करने का, किसको जिप में डाउनलोड करो और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी कितने भी बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 32 बिट का हो, 64 बिट का हो, कोई मतलब नहीं, बस यहाँ से स्टार्ट। हाँ, अगर आप लोग किसी स्पेशल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या किसी स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। यहाँ देखिए अब जैसे स्पेशली विंडोज 8.1 और 10 के लिए तो विंडोज एप्लीकेशन मिल जाएगा, 7 के लिए यहाँ से, 7 के लिए तो यहाँ से मिल जाएगा, लाइनक्स के लिए यहाँ से मिल जाएगा, मैक के लिए यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनो से किसी भी सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। विनरार फोन के लिए भी करना, नहीं फोन में विनरार की यूज नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, सैफ अहमद ओके। अच्छा, विंडोज 11 के लिए, विंडोज 11 के लिए ऑर्डिनो को कॉल करके फोन करके बोल देना कि विंडोज 11 आ गई है और उसके लिए जल्दी से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल कराओ। ये जो मैंने आपको बताया है जिप फाइल वाला, ये सब जगह काम करेगा, ये किसी भी तरह से इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे पास लैपटॉप मोबाइल दोनों है तो लैपटॉप में इंस्टॉल करो, मोबाइल में नहीं। ओके, चलो, ये एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है, अब इस पर काम कैसे करते हैं, एक छोटा सा मैं प्रोग्राम आपको बनाता हूँ। विवेक भार्गवा, समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया। इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको मैं कुछ फंक्शंस और स्टेटमेंट्स बताऊंगा, लेकिन आज अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ऑर्डिनो काम कैसे करता है। ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग मैं कल से बताऊंगा, कल मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पहले आप सभी को क्लियर करूंगा, देन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अच्छा, क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ, आप ऑर्डिनो कैसे डाउनलोड करेंगे ये समझ नहीं आया। फोन में बहुत इजी है, फोन में जस्ट आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है, ऑर्डिनो आईडीई सर्च करना है, ऑर्डिनो आईडीई, बस हो गया। अच्छा, क्या समझ नहीं आया मुझे ये टाइप करो, मुझे समझ नहीं आया, ये चीज में मुझे भी कुछ समझ नहीं आता कि आप एग्जैक्टली आपको क्या समझ नहीं आया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या समझ नहीं आया है, मैं उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दूं। सर लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, सब एक बार हमारे कॉलेज में, अब कॉलेज में कहाँ से मैं चलाऊंगा लॉकडाउन में। कैन बी मेड प्रोग्राम फॉर ड्रोन, हाँ ड्रोन के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये सभी के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हो सर। सर फोन में प्रोग्रामिंग, अच्छा, मैंने पूछा क्या समझ नहीं आया। काफी कंट्रोल करना पड़ता है आप लोगों को। देखो यहाँ पर जो मैंने ऑर्डिनो इंस्टॉल किया वो जिप फाइल मैंने इंस्टॉल की, जिप फाइल मैंने डाउनलोड की, जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद उसको अनजिप किया यूजिंग विनरार, और विनरार का यूज करके मेरे पास जो फोल्डर आया वो ये था, और इस फोल्डर में हमें यहाँ पर एक ऑर्डिनो का एप्लीकेशन मिल जाता है, ये देखो, ये बीच में मिलेगा आपको ऑर्डिनो का एप्लीकेशन। इसी ऑर्डिनो का एप्लीकेशन का यूज करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब प्रोग्रामिंग मैं कल से कराऊंगा, लेकिन आज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये काम एग्जैक्टली करता कैसे है। तो अगर आप लोग लैपटॉप यूज करते हो तो लैपटॉप के केस में आपके पास एक सॉफ्टवेयर मैं आपको इंस्टॉल करा सकता हूँ, इसका मैं डाउनलोड लिंक आपको मैं भेज दूंगा, और इंस्टॉलेशन का तरीका मैं आपको भेज दूंगा, दैट इज ISIS या फिर प्रोटस प्रोफेशनल। तो हम लोग प्रोटस प्रोफेशनल को यूज करके हम ऑर्डिनो को अपने कंप्यूटर पे ही यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल हार्डवेयर। हाँ, हार्डवेयर पे भी कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर पे कैसे करते हैं पहले ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको डिवाइसेस, यहाँ देखिए ये है प्रोटस सॉफ्टवेयर, और इस प्रोटस सॉफ्टवेयर को मैं इंस्टॉल करा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पर कैसे इसको यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको इधर मिलेगा कंपोनेंट्स मोड। तो कंपोनेंट्स मोड में आपको डिवाइसेस जा करके सर्च करना है, यहाँ पर आपको एलईडी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे एलईडी येलो, यहाँ से मैंने एलईडी येलो ले ली। ओके, और मैंने क्या ले लिया, यहाँ से मैंने स्विच ले लिया। तो ऐसे ही इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को डिजाइन और चेक किया जा सकता है कंप्यूटर पे ही, कोई खास आपको हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, बैटरी भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। तो हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे फॉर सर्किट सिमुलेशन, सर्किट की वर्चुअल टेस्टिंग के लिए।
ये सॉफ्टवेयर कितने लोगों ने यूज किया है जरा बताओ। अच्छा, यूज किया है। अच्छा, जिन्होंने यूज किया है बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इस पे काम कैसे करते हैं। और जो लोग इस पर डिटेल में काम करना चाहते हैं उनको मैं एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा इसके इंट्रोडक्शन की, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी आप इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे यूज करना है, स्टार्ट कैसे करना है, इसकी मैं एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, और डाउनलोड लिंक क्लासरूम में मिल जाएगा। अब बैटरी लेता हूँ, एक बैटरी ले ली मैंने, सेल, एक बैटरी ले लिया ऐसे करके। तो अगर इसको देखा जाए तो ये बैटरी आप इस एलईडी को ऑन करने के लिए सर्किट बना सकते हो, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा। वर्क कराने के लिए ये मोबाइल में काम नहीं करता, ये सिर्फ लैपटॉप में काम करेगा, ऑर्डिनो काम कर जाएगा फोन में। अब देखो, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो बस आपको यहाँ से क्या करना है। हाँ, दरअसल बैटरी इसलिए एलईडी को ऑन नहीं कर पा रही क्योंकि बैटरी का वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज बढ़ा दो। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट प्रॉपर्टीज में जाना है। कहाँ जाना है, एडिट प्रॉपर्टीज में, और 1.5 वोल्ट को कर दो 5 वोल्ट। कितना कर दो, 5 वोल्ट। वोल्टेज बढ़ गया। अब देखो काम कर रहा है। तो ये एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, कोई भी मतलब सर्किटरियां बना करके आप आसानी से टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप ऑर्डिनो को यूज करना चाहते हो तो ऑर्डिनो नॉर्मली यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। ओके, ऑर्डिनो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ सर्च कर लीजिए, किसी भी तरह से आपको यहाँ पर ऑर्डिनो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डिनो की एक लाइब्रेरी होती है जो यहाँ पर ऐड करनी होती है। तो ऑर्डिनो की लाइब्रेरी प्रोटस में कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी अपने कॉलेज में या कहीं पर भी जहाँ भी यूज़ करना चाहते हो तो बिना खरीदे ऑर्डिनो आप इसको इस पर काम कर पाओगे। तो आपको इसके लिए जाना है एक वेबसाइट पे, सर्च करना है ऑर्डिनो लाइब्रेरी फॉर प्रोटस। ओके, ऐसे सर्च करना है। यहाँ पर सबसे टॉप पे एक वेबसाइट आएगी theengineeringprojects.com। यहाँ लिखा है ऑर्डिनो लाइब्रेरी फॉर प्रोटस। यहाँ पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और एक जगह डाउनलोड लिंक मिलेगा आपको। उस डाउनलोड लिंक को आप पर आपको यूज करना है। यहाँ लिखा ना डाउनलोड ऑर्डिनो लाइब्रेरी फॉर प्रोटस, क्लिक करिए, और यहाँ लिख के आएगा अभी योर डाउनलोड लिंक विल बी अपीयर इन 20 सेकेंड्स। तो काफी सावधानी से इसको ओपन करना है, कोई अननेसेसरी कोई भी ऐड पे क्लिक नहीं कर देना है। यहाँ भी डाउनलोड्स लिखा हुआ है लेकिन ये आपका डाउनलोड नहीं है, आपका डाउनलोड यहाँ पर अवेलेबल होगा। देखो टाइम आ गया ये। तो मैं आपको डाउनलोड यहाँ से नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसका ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो ये डाउनलोड कर लिया मैंने, तो इसको मैं लेकर के आता हूँ डेस्कटॉप पे। ये मैं डेस्कटॉप पे लेकर के आता हूँ। ठीक है, जो मैंने डाउनलोड किया है ये मैं तीनों चीजें आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप परेशान ना हो। तो इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर बन के आएगा। ये फोल्डर बन के आया, तो इसके अंदर ऑर्डिनो की लाइब्रेरी है प्रोटस के लिए। ये है लाइब्रेरी जो प्रोटस के लिए यूज की जा सकती हैं। आपको इनको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद, यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको एक काम करना है। क्या करना है, आपको दिस पीसी में जाना है, सबसे पहले सी ड्राइव को ओपन करना है। इसके बाद अगर प्रोग्राम फाइल्स 86 फोल्डर आपके में नहीं है तो प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करना है। नहीं तो अगर आपके पास प्रोग्राम फाइल्स 86 फोल्डर है जैसा कि यहाँ पर है, तो आपको प्रोग्राम फाइल्स 86 को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में एक फोल्डर मिलेगा लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स का।
तो लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स को डबल क्लिक करके ओपन करिए। यहाँ से आपको मिलेगा प्रोटस 7 प्रोफेशनल। प्रोटस 7 प्रोफेशनल को ओपन करिए। इसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा लाइब्रेरी का फोल्डर। तो जो ये लाइब्रेरी का फोल्डर है, आप यहाँ पर आइए और साइड में आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक, और यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेस्ट करने से क्या होगा, ये ऑर्डिनो की लाइब्रेरी आपको अब प्रोटस में भी दिखेगी। ठीक है, हर एक कंपोनेंट की लाइब्रेरी यहाँ पर है। तो अब मैं एक बार प्रोटस को ओपन करता हूँ। कैसे ओपन करते हैं? ISIS सर्च करिए, और ISIS सर्च करने के बाद देखिए, अब यहाँ डिवाइसेस में जाइए, डबल क्लिक करके ओपन करिए ARDUINO। ओके, ऑर्डिनो UNO मिल गया। तो अब आपको ऑर्डिनो यहाँ पर मिल रहा है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो ऑर्डिनो यहाँ पर आ गया, बट इसमें किसी भी प्रोग्राम को कैसे डालते हैं ये चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे करके सिखाऊं तो आप समझ जाओगे। जैसे मुझे मान लीजिए एक LED को यहाँ पर लगा करके उसको ऑन करना है, तो मैं एक LED भी सर्च कर लेता हूँ। LED येलो, LED येलो यहाँ पर मिल गई। इस LED को यहाँ से पिक करिए और यहाँ प्लेस करिए। इस LED को पिन नंबर, किसी भी पिन नंबर जोड़ दीजिए, जैसे पिन नंबर 12 जोड़ दिया मैंने। इस LED को एक ग्राउंड की जरूरत है, तो ग्राउंड यहाँ पर जैसे कंपोनेंट्स में कंपोनेंट मिलते हैं, ऐसे टर्मिनल्स मोड भी है। तो टर्मिनल्स मोड में आपको ग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ से आपको ग्राउंड पिक करना है और ये ग्राउंड इस तरह से यहाँ अटैच कर देना है। अब यहाँ पर हम ऑर्डिनो को अगर ऐसे ही प्ले करें तो ये ऑर्डिनो वर्क नहीं करेगा, बोलेगा AVR प्रोग्राम प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऑर्डिनो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के होने पे ही वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। तो इसका जो प्रोग्राम है, जो हेक्साडेसिमल कोड है, इसको जो मशीन लैंग्वेज की फाइल है, वो यहाँ पर आपको चाहिए होती है। ये चीज हम कहाँ से बनाएंगे? ये चीज आपको ऑर्डिनो में जा करके बनानी पड़ेगी। तो हम लोग ऑर्डिनो को ओपन करते हैं। कैसे? ये ऑर्डिनो एप्लीकेशन है। आप ऑर्डिनो को डबल क्लिक करिए और यहाँ पर एक प्रोग्राम मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। हालांकि मैं कोई खास या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, एक सिंपल LED को ऑन करने का प्रोग्राम बनाऊंगा, और ये सारी प्रोग्रामिंग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, पिन मोड पिन नंबर 12 कॉमा आउटपुट, इसके बाद पिन मोड, सॉरी, डिजिटल डिजिटल लाइट पिन नंबर 12 कॉमा हाई। बस, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो पिन नंबर 12 पर लगी हुई आउटपुट डिवाइस मींस LED को हाई करेगा, को ऑन करेगा। ओके, तो ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया। अब इस प्रोग्राम को अगर आप प्रोटस पे रन करना चाहते हो तो आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये काम करने के लिए हम लोग पहले कोड को डिबग करते हैं। तो इस कोड को डिबग करने का मतलब, आप यहाँ पर जाइए, वेरीफाई करिए, यहाँ लिखा है वेरीफाई, तो इस पर जाकर के वेरीफाई करिए, या फिर आप स्केच में भी जाकर के यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ से आप वेरीफाई करिए, तो इसको बोलेगा कि सेव करना है। तो डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, LED टेस्ट। मैंने LED टेस्ट के नाम से इसको सेव किया। ये देखो डेस्कटॉप पे LED टेस्ट के नाम से ये फोल्डर बन गया है। तो यहाँ पर ये इस फोल्डर के अंदर आपको हेक्साडेसिमल फाइल अभी दिखेगी, अभी नहीं है ना? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को, ये डन कंपाइलिंग, मैंने कंपाइल किया। वेरीफाई, वेरीफाई मीन्स हम इसमें एरर्स को चेक कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एरर कर देता हूँ, यहाँ सेमी कॉलन है, लगना चाहिए लेकिन मैंने नहीं लगाया, तो ये चीज़ मैं प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगा। लेकिन सेमी कॉलन लगना चाहिए था, जो मैंने नहीं लगाया। इसको वेरीफाई करिए, तो ये एरर शो करेगा, बोल रहा है एक एक सेमी कॉलन है जिसकी जरूरत है यहाँ पर। तो इसको अब वेरीफाई करिए, तो ये डन कंपाइलिंग बोल रहा है। डन कंपाइलिंग का मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल है, आपका सही हो गया है। इसको डेसिम उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्केच में जाना है।
यहाँ पर एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी ऑप्शन होता है। आप देखिए अभी, क्या यहाँ पर आपको एलईडी टेस्ट फाइल में कोई हेक्साडेसिमल फाइल दिख रही है? नो। तो लेकिन अगर आप ऑर्डिनो में प्रोग्रामिंग करते हो और इसको स्केच में जा करके एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी कर देते हो, तो यहाँ से आपके पास हेक्साडेसिमल फाइल भी अवेलेबल हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये हेक्साडेसिमल फाइल है, स्टैंडर्ड डॉट हेक्स। विद बूट लोडर है, ये विदाउट बूट लोडर है। तो आप इसमें से कोई भी फाइल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये फाइल है, अब अगर आप ऑर्डिनो में यूज करना चाहते हो तो ऑर्डिनो में कैसे डालनी है? ये जो ऑर्डिनो है इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करिए और यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम फाइल। तो प्रोग्राम फाइल का पाथ यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है। फाइल पर क्लिक करिए। फाइल पर इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है? डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे चलिए, हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। बैक जाइए, बैक जाइए, बैक जाइए। अब ये आ गया, यहाँ पर डेस्कटॉप ये है। तो इस डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ से आपको मिलेगा एलईडी टेस्ट, ये दिखा। एलईडी टेस्ट के अंदर हमारी हेक्साडेसिमल फाइल है, स्टैंडर्ड डॉट हेक्स आप यूज कर लीजिए। तो स्टैंडर्ड डॉट हेक्स को ओपन करिए और ओके करिए। मतलब अब हमने इस ऑर्डिनो के अंदर वर्चुअल जो ऑर्डिनो है हमारा, उसके अंदर हमने प्रोग्राम लोड कर दिया है। अगर आप यहाँ से प्ले करोगे तो प्ले करने के बाद ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ये सिंपल सा वो तरीका है या वो प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है अगर आप ऑर्डिनो की वर्चुअली प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। आप कंप्यूटर पे ही ऑर्डिनो को बिना परचेज किए सीखना चाहते हो। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है, अब मैं कुछ चेंजेस करके भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं इसमें एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें एलईडी को मैं ऑन ऑफ कराना चाहता हूँ, तो प्रोग्राम चेंज कर दीजिए। क्या करना है? आपको एक डिले लगाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्रोग्रामिंग के लिए परेशान ना हो। मैं इसको आपको जब सिखाऊंगा तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है एलईडी को हाई करने के लिए। फिर 1000 मिली सेकेंड्स के बाद एलईडी हाई रहे 1000 मिली सेकेंड्स तक। उसके बाद एलईडी लो हो जाए। कितनी देर तक? 1000 मिली सेकेंड तक। और ये काम बार बार हो, क्योंकि हमने इसको लूप के अंदर लिखा है। अभी बस आप इतना ही समझिए। अब इसको आप अगेन क्या करना है? वेरीफाई करना है। सबसे पहले वेरीफाई किया मैंने, उसके बाद इसको वापस एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी करना है। ये प्रोसीजर मैं आपको रोज कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आइए, इसमें वापस प्रोग्राम डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप दोबारा से अगर ब्राउज कर लेते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये स्टैंडर्ड डॉट हेक्स है, ये अभी भी वही फाइल है जो अभी अभी आपने प्रोग्राम की 15:47, 15:47 ये अपडेट हो चुकी है। तो अब अगर आप इसको रन करोगे तो ये नई फाइल, जो नया प्रोग्राम बनाया है आपने, उसको ये रन करेगा, उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोग्राम में चेंजेस हमने जैसे किए हैं वैसा ही आउटपुट यहाँ पर दिखेगा। ये एलईडी ऑन ऑफ इस तरह से हो रही है। तो आपको ये चीज अगर समझ में आ गई है तो ये मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करके बताओ। हालांकि मैंने ये जो पूरा जो डिस्क्राइब किया है, मैंने इसमें एक बार भी क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहेगी। और रिकॉर्डेड में अवेलेबल होने का मतलब ये है कि आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, उसको जब भी चाहोगे तब यूज कर पाओगे। ठीक है। सर प्रोग्रामिंग सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखना है। अरे आपको पहले प्रोग्राम लोड करना आना चाहिए। प्रोग्रामिंग हम यहाँ हेलो वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग थोड़ा ना करेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसका यूज करके हम कल से प्रोग्राम इसको कल से इसमें मल्टीपल इंटरफेसिंग सीखेंगे, है ना। तो जो लोग इसको यूज करेंगे वो इस रिकॉर्डिंग को अपने पास रख लीजिए। आप इसको कभी भी यूज कर पाओगे। ठीक है। समझ आ गया? जिसको जिसको समझ में आ गया है वो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर दें। रास्पबेरी पाई का यूज कर सकते हैं, ये रास्पबेरी पाई का भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल में भी आप, मोबाइल में अच्छा प्रोटोस नहीं वर्क करेगा। अच्छा समझ में आ गया है, गुड। और जो लोग अटेंडेंस के लिए आते हैं, मेरी उनको सख्त हिदायत है, आप अटेंडेंस के लिए यहाँ पर ना आया करो। आप बिल्कुल भी ना आया करो। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अटेंडेंस लिंक आ जाए, मिल जाए, हम अटेंडेंस लगा दें और चले जाएं, ना तो आपको इसके ना तो बोर्ड को आपको इससे बोर्ड को फर्क पड़ता है,
ठीक है, मुझे पता है कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। आपको समझ आता है या नहीं आता है, इस चीज से मुझे फर्क पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछते हो और मैं आपको बताता हूँ, फिर भी आपको समझ नहीं आता, तो ये मैं जरूर इसको मैं कहूंगा कि हाँ, मैं इसको दोबारा फिर से समझा सकता हूँ। लेकिन सिर्फ अटेंडेंस के लिए अगर बैठोगे ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ना आपको आपके घर वालों को भी कोई फर्क पड़ता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर अटेंडेंस के लिए आप बार बार लिंक कहोगे, मुझे पोक करोगे, सर अटेंडेंस लिंक वो शेयर करिए, और उठ पटांग कमेंट करोगे, तो मैं आपको क्लास से बाहर भी कर दूंगा। और एक बार समझ लो, मीटिंग आईडी डेली के लिए सेम है। एक बार बाहर करने का मतलब है आगे से ये कभी आपको एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है। मैंने इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, ताकि आप इसकी रिकॉर्डिंग देख पाओ। रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देता हूँ शाम को। किसी चीज की वैल्यू एक होती है, उस वैल्यू को समझा करो। ठीक है। और रही बात प्रोग्रामिंग, हमारे पास पूरा शेड्यूल है। मैं पूरा जो स्ट्रक्चर है, मैंने जो 7 डेज का बनाया है, वो उसी तरह से बनाया है कि आपको स्टेप वाइज सारी चीजें सिखाई जाएं। मैं पहले दिन आखिरी चीज नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे पता है वो समझ ही नहीं आएगी किसी को। ठीक है। ओके। तो जो आज मैंने बताया है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के जो नोट्स हैं, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि नोट्स में क्या क्या चीजें हैं। लूप कैसे वर्क करता है ये मैं कल बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये मैंने आपको क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की हैं, आप यहाँ देख लीजिए। मैंने यहाँ पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है, हाउ टू यूज दिस ऑर्डिनो। आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद अनजिप करनी है, अनजिप करने के बाद क्या करना है, आपको ये वाली फाइल ordino.exe को ओपन करना है। ऐसे ऐसे जब ओपन करोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब ऑर्डिनो पे काम करोगे, तो ऑर्डिनो पे काम करने के लिए आपको ये बोर्ड सिलेक्शन, ये किस बोर्ड पे काम करने वाले हो। हालांकि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनो यूनो सेलेक्टेड होता है, लेकिन अगर आपको दूसरे ऑर्डिनो पे काम करना है, तो यहाँ से ऑर्डिनो चेंज करना पड़ेगा। यस, डेली में प्रोग्राम प्रैक्टिस कराऊंगा, डेली कराऊंगा। ओके। मोबाइल में भी कर सकते हो इसको। अगर IS या एरीज में यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग IS में आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर पता होना चाहिए, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका पूरा एक, जो भी मैंने आपको करके दिखाया है, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, और ये आपको हेल्प करेगा। IS से पहले प्रैक्टिस कर लेना अगर करना चाहते हो तो। नहीं तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको ये कैसे ऐड करनी है लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी ऐड करने का यहाँ पर एक ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ पर भी अवेलेबल है, और मैंने इधर भी बता दिया है। ठीक है। तो जिसके पास फोन है, मैं फोन वाला प्रोसीजर मैं कल बताऊंगा। फोन वाला प्रोसीजर बहुत इजी है। फोन में आपको बस ऑर्डिनो बोर्ड परचेज करना पड़ता है, PDF। ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्राम भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है। सारा प्रोसीजर रिटन में नोट्स में अवेलेबल है। इन नोट्स को आप यूज करके कभी भी काम कर सकते हो। खैर, मोबाइल में कैसे वर्क करेगा, मोबाइल में कैसे वर्क करेगा, मैं आपको मोबाइल का प्रोसीजर कल बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको USB टू OTG यूज करना है। ठीक है। सर मेरा रिप्लाई करिए, मेरा रिप्लाई करिए। अविनाश कुमार गौतम, अरे बताओ तो क्या रिप्लाई करूं। आपने यही बोला सर मेरा रिप्लाई करिए, लो कर दिया मैंने रिप्लाई। सर अब यूज किया है, सर लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। देखो, अटेंडेंस का लिंक जब तक मैं बोलूंगा नहीं, तब तक अटेंडेंस का लिंक मैं किसी को मैं नहीं चाहता कोई भी मुझसे पूछे। हाँ, अटेंडेंस लिंक देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर कहाँ पर, क्या लिख रहे हो। गूगल क्लासरूम में PDF मिलेगा। यस, क्लास में PDF मिलेगा। लूप ऑन ऑफ होता रहता है, लूप रिपीट होता रहता है, रिपीट बोलते हैं इसको। सर आज का क्लास क्या। ओके। तो अब जिनके भी क्वेश्चंस रह गए हैं, हाँ, नोट्स मिल जाएंगे। और लैपटॉप में अगर Windows 10 है, तो आप इसको जिप फाइल में डाउनलोड करो, उसको यूज करो। ठीक है। सर एक डायग्राम वाले कौन सा वीडियो नहीं शो हो रही है, इसको रिकॉर्डिंग में देखोगे तो पूरा वीडियो शो होगा। ठीक है, अच्छे से शो होगा। सर PDF कैसे एक्सेस करेंगे, गूगल क्लासरूम में जाइए, गूगल क्लासरूम में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके। तो अब एक बार मुझे बताओ, कितना परसेंट आज मैंने जो प्रोसीजर, देखो क्या होता है कि जब कोई कहानी सुनाई जाए, तो कहानी आपको याद हो जाती है। लेकिन ये जो कि प्रोसीजर था कहानी के फॉर्म में, इसलिए वो याद करवाना टफ है। लेकिन उसकी हेल्प के लिए मैं आपको दो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक प्रोवाइड कर रहा हूँ नोट्स, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरी चीज रिकॉर्डिंग। और तीसरी भी मैं एक दे दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर। जब प्रॉब्लम ऐसी हो कि इन दोनों से सॉल्व ना हो, तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लेना।
ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और हाँ, रही बात यूट्यूब की, तो दोस्तों मैं आपके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ आपके इंटरेस्ट के बिहाफ पे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब से हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहाँ से खरीदें सर? अमेजोन से खरीद लो, जहां से भी आप खरीदना चाहो। ओके, तो जो ये यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे की जो नोटिफिकेशंस हैं यहीं से ही मिलेंगे। बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है। अविनाश भैया, क्या आपका रिप्लाई है, करूं बताओ? अच्छा, 85% समझ में आ गया मोहम्मद जीशान, वेरी गुड। टोटस के जैसा कोई और एपीके सॉफ्टवेयर नहीं है एंड्रॉयड पे यूज हो सके। एंड्रॉयड के लिए एपीके सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बस आप अ, इसी को यूज करो, आईडी को एंड ऑर्डिनो ड्रॉइड को, ये पूरा काम करेगा। सर 22 और 23 में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिला। 23 तारीख की रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। मैं गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर करता हूं, जहां पर आप इसको देख करके रिकॉर्डिंग में कल की क्लास रिकॉर्डिंग देख पाओगे। ओके, मेरे पास लैपटॉप है विंडोज 10 का, तो क्या डाउनलोड करें? मैंने बोला जिप फाइल डाउनलोड करो, अविनाश कुमार गौतम। अविनाश, मैंने 2-3 बार रिस्पॉन्स कर दिया आपका। अच्छा अविनाश, एक ही क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट कर डाल रहे हो। आई एम मेकिंग ट्रिप राइट नो। घूमो फिर बढ़िया करो। अच्छा, 40% समझ में आया। देखो, जिसको भी 25% के ऊपर समझ में आया है, मतलब उसने प्रोसीजर को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें उसको समझ में आई, कुछ चीजें रह गई। उसकी हेल्प के लिए मैंने नोट्स और रिकॉर्डिंग जो आपको दी है, इससे 100% आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आप एक बार देखो, तो दोबारा से देखो, ठीक है, रिपीट कर लेना उसको। समझ गए? चलो, रिकॉर्डिंग की स्पीड बढ़ा लिया करो, रिकॉर्डिंग की स्पीड बढ़ा लिया करो। ऑर्डिनो बाई करना है तो आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो। ऑर्डिनो सिर्फ अमेजोन पे मिल जाएगा, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर ऑर्डिनो मिल जाएगा। 85% समझ में आ गया, 95% समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया, वेरी गुड। 45% समझ में आया, चलो बहुत अच्छे। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जो मैंने बोला था यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब किया? जल्दी से बताओ, सब्सक्राइब किया कि नहीं? अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो अ, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। मैंने चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया है, आई थिंक ये ऑफ हो गया होगा। हाँ, अच्छा, पहले से सब्सक्राइब कर दिए हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, अब मैं आपको जो ज़रूरी लिंक्स हैं, जैसे गूगल क्लासरूम का लिंक, अटेंडेंस का लिंक और फीडबैक फॉर्म का लिंक, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी शेयर। हाँ, चैट लगता है अब चैट बॉक्स ऑफ हो गया है, गुड। चैट मैंने इसलिए ऑफ किया है क्योंकि मैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो आप सभी को मिल जाए, ठीक है। तो ओके, अब बढ़िया है। सबसे पहली चीज़ है कि आप सभी लोग, हाँ, नंबर मैं सभी को देता हूँ, तो उसके लिए परेशान ना हो। ये आज का जो YouTube चैनल का लिंक है वो ये है। आप सभी लोग इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो। और उसके बाद मैं देता हूँ अटेंडेंस लिंक आज का। ओके, ये सब्सक्रिप्शन करना है आपको। उसके बाद आपको प्लीज़ वेट फॉर 1 मिनट। इसके बाद आपको सभी को इस गूगल क्लासरूम में, जो लोग ऐड नहीं है उनको गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाना है यहाँ से, ठीक है। ये है गूगल क्लासरूम का लिंक, आराम से इत्मीनान से ऐड हो जाओ गूगल क्लासरूम में। अगर गूगल क्लासरूम का कोड चाहिए
तो मैं गूगल क्लासरूम का कोड भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने चैट इसलिए ऑफ की है ताकि मुझे शेयरिंग में प्रॉब्लम ना हो। मैं भी चैट वापस इनेबल कर दूंगा, तो जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ये रोबोटिक्स विद ऑर्डिनो, और ये रहा क्लासरूम कोड। ये है क्लासरूम कोड। जो लोग क्लासरूम कोड एंटर करके ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ से क्लासरूम कोड को एंटर करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासरूम कोड है। ओके, तो दूसरी चीज है फीडबैक फॉर्म। आज का एक फीडबैक है। अच्छा, मुझे एक बार सभी लोग पहले हैंड रेस करो। हैंड रेस, सॉरी, हैंड्स डाउन करो सभी लोग। आप सभी लोगों ने हैंड रेस कर रखा हुआ है। आदित्य कुमार हैंड्स डाउन करो। आशीष गिरी, गुड। अब मुझे आप सभी लोग बताओ, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो ये एक बोर्ड के अकॉर्डिंग फीडबैक है। इस फीडबैक फॉर्म को आप फिल कर सकते हो जैसा भी आपको अच्छा, जैसा भी लगता है। जो भी एक्चुअल फीडबैक है वो आप इसको यहाँ पर शेयर करें। ठीक है, और इसके अलावा अटेंडेंस का लिंक, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो मैं अटेंडेंस का लिंक यहाँ से आपको शेयर कर देता हूँ। दिस इज अटेंडेंस लिंक फॉर टुडे। ये है अटेंडेंस लिंक। ये है अटेंडेंस लिंक। यहाँ से आप अटेंडेंस को फिल कर सकते हो। ओके, तो मैं एक बार चैट बॉक्स को इनेबल करता हूँ, और आज मुझे बताओ, आज आपको क्लास में कैसा लगा। प्लीज़ वेट फॉर ए मिनट, मैं चैट बॉक्स को इनेबल कर दूँ। जल्दी से बताओ, आज आपको जो प्रोसीजर है समझ आया, नहीं समझ आया, कैसा लगा, क्या है, जल्दी से बताओ। सर अपना नंबर दीजिए, अपना नंबर दीजिए। मैं बिल्कुल समझ में। ओके, तो आज का जो सेशन है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको शाम तक अवेलेबल हो जाएगी, और अटेंडेंस लिंक मैंने सभी को शेयर कर दिया है, तो सभी लोग अपने अटेंडेंस अटेंडेंस लगा दें। और ये मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझ लेना, कि आप लोग ये फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करो। फीडबैक फॉर्म इस क्लास के बाद फिल कर देना। हाँ, मैं इस क्लास को अभी ओवर करता हूँ, एंड करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो और अपने आप को अनम्यूट करूँगा। ठीक है, और एंड बाद में करूँगा ताकि आप आराम से लिंक्स को कॉपी कर सकें, उनको यूज़ कर सकें, है ना। और रही बात आज के सेशन में मेरे फीडबैक की, मुझे आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों से इंटरेक्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के सेशन में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें।
सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कटियार है। जो लोग नए लोग हैं तो प्लीज अपना नाम मेरा नाम याद रख लें। मेरा नाम है अभिषेक कटियार। खास और इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट डे दिया था, तो वहाँ से भी आप एक बार देखो क्या है क्या नहीं है।